आप देख रहे हैं कल का बाजार और शानदार तेजी के साथ मार्च वायदा सीरीज की एक्सपायरी हुई है। मार्च 2016 के बाद इस सीरीज में सबसे बेहतरीन एक्सपायरी देखी गई है। मार्च सीरीज में निफ्टी 7% चढ़ा है और बैंक निफ्टी में 13.5% का उछाल आया है। आज की बात करें तो सेंसेक्स जहां 400 अंकों से ज्यादा मजबूत हुआ, वहीं निफ्टी 11,570 के पार टिका है। बैंक निफ्टी की भी रिकॉर्ड एक्सपायरी हुई। बैंक निफ्टी अपने उच्चतम स्तर 30,400 के पार बंद हुआ है। लेकिन कल के लिए तैयारी करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कल बाजार की नजर कहां रहेगी, और ये बताने के लिए हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा मौजूद हैं। बताइए आशीष, हालांकि जो अगली सीरीज है वो पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई पॉलिसी, इलेक्शन, पोलिंग, लेकिन उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली सीरीज के पहले दिन की बात करें यानी कल की, तो क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं? देखिए, कल फ्राइडे हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और साथ साथ नई अप्रैल सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन होगा। और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि क्या पॉजिटिव नोट पे आज ये मार्च सीरीज की एक्सपायरी होती हुई नजर आई। ऐसे में सब जानना चाहेंगे अगली सीरीज किस नोट पे शुरुआत करती है। इंपॉर्टेंट एक और इवेंट होगा, वो है निफ्टी में बदलाव। कल जब हम सुबह उठेंगे तो निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो बदलते हुए नजर आएंगे। एचपीसीएल कल से बाहर हो जाएगा निफ्टी 50 के और उसकी जगह कल ब्रिटानिया लेता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बदलाव होने वाला है। साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स फोकस में है। तो हाल में जो एक आईपीओ आया था बड़े लंबे अरसे बाद एमएसटीसी का, वो सरकारी कंपनी का, उसकी कल लिस्टिंग होने जा रही है और बहुत ठंडा रिस्पांस मिला था। ध्यान रखें, आईपीओ की समय सीमा बढ़ानी पड़ गई थी, प्राइस बैंड रिड्यूस करा गया था और फाइनली 1.5 गुना सब्सक्राइब हो पाया है। तो एक ठंडी लिस्टिंग एंटिसिपेटेड है इस कंपनी की। पर एक और आईपीओ सरकारी खुलने वाला है, वो है रेल विकास निगम लिमिटेड का। कल खुलेगा और अगले हफ्ते बुधवार को जाके ये आईपीओ बंद होगा। 17 से 19 रुपए का प्राइस बैंड है और रिटेल के लिए 50 पैसे जो भी ऑफर प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ साथ अब कल से एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन लगने वाला है कुछ सिक्योरिटीज पर। तो 15% का एडिशनल मार्जिन लगना है, इस बात का ध्यान रखें। और बोर्ड मीटिंग्स हैं, एक तो टीटी के प्रेस्टीज की जिसमें बोनस इशू पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है, और डीसीडब्ल्यू की भी बोर्ड बैठक करेगा जिसमें ये लोग वारंट्स या शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रमोटर्स और कुछ इन्वेस्टर्स को देने की योजना बना रहे हैं। शुक्रिया आशीष, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने के लिए। अब एक बार एफआईएस के आंकड़े भी बता देते हैं। दमदार खरीदारी हुई है एफआईएस की ओर से एक्सपायरी के दिन और लगभग 3600 करोड़ की बाइंग एफआईएस ने कैश मार्केट में की है और डीआईएस की ओर से 2080 करोड़ की बाइंग की गई है। तो ये दमदार आंकड़े हुए हैं। बिकवाली माफ कीजिए, डीआईएस की ओर से हुई है, लेकिन एफआईएस की ओर से लगातार पार्टिसिपेशन आ रहा है और 30,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग महज उन्होंने पिछले एक महीने में की है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं और हमारे साथ आनंद राठी, सिक्योरिटीज के इक्विटी एडवाइजरी के वीपी सिद्धार्थ सिदानी। सिद्धार्थ नमस्कार, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। पहले तो ये बताइए कि दमदार तेजी हमने देखी महज एक महीने में। मार्च के दौरान 7% निफ्टी दौड़ गया, बैंक निफ्टी भी 13% से ज्यादा चला। अप्रैल सीरीज में भी या फिर अप्रैल महीने के दौरान भी इसी तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। आरबीआई पॉलिसी है, इलेक्शंस के लिए पोलिंग शुरू हो जाएगी, 4 फेज की पोलिंग इनफैक्ट इसी महीने में है। तो कैसा मूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल के लिए? नमस्कार दीपाली एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे बड़ी चीज हमने देखा है कि मार्च की सीरीज में मार्केट ने दमदार रिटर्न दिया है। क्या ये लगातार हिट हो सकता है अप्रैल में? तो उसका जवाब है हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि मिड कैप पिछले साल 2018 के पूरे साल में 16% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दे गया था। अब ये साल में कभी भी देखा नहीं गया है कि मिड कैप बैक टू बैक 2 सालों के लिए नेगेटिव रिटर्न दे। बहुत बड़ी उम्मीद है कि मिड कैप अब अप्रैल में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। हालांकि मार्च में प्रदर्शन अच्छा रहा, बट बहुत अच्छा प्रदर्शन अप्रैल में हो सकता है। तो हमें लगता है कि मार्केट हो सकता है कि यहां से 200-300 पॉइंट ही बढ़े, बट मिड कैप में बहुत अच्छी तेजी रहेगी अप्रैल के महीने में। ये इंटरेस्टिंग बात इनफैक्ट आपने बताई, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो रिकॉर्ड स्तर छुए हैं, मिड कैप अभी भी दूर है अपने रिकॉर्ड लेवल से, लेकिन आज 18,000 के पार पहुंचे। आपसे इनफैक्ट आगे पूछेंगे भी कि आपको स्टॉक्स कौन से अच्छे लग रहे हैं मिड कैप्स में। लेकिन ये बताइए, इस सीरीज में आरबीआई पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और आज इनफैक्ट काफी सारे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आए हैं, गोल्डमैन सैक्स, सिटी, एचएसबीसी, और तीनों ये मान के चल रहे हैं कि इस बार की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो एटलीस्ट हो सकता है। दो चीजें बताइए, एक तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और दूसरा ये, अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है तो ये बाजार को और फ्यूल करेगा या फिर ये डिस्काउंटेड है? देखिए, मैं मानता हूं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है
और कुछ हद तक ये डिस्काउंटेड भी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमने देखा है कि इन्फ्लेशन जो हमारे सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो वेल इन द कंफर्ट जोन है आरबीआई और गवर्नमेंट के। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं जीडीपी का ग्रोथ जो 6.6% का आंकड़ा आया था वो कहीं ना कहीं ग्रोथ दबा हुआ दिख रहा है। तो आरबीआई जरूर चाहेगी कि रेट कट करके इकोनॉमी को बूस्ट करे। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र जो सबसे बड़ा फेवरेट सेक्टर कहा जाता है रेट कट के ब्याज दरों के कटौती के लिए, यहां पे मोर और लेस डिस्काउंटेड हो चुके हैं, ब्याज दर कटने वाले हैं। पर अगली जो आरबीआई पॉलिसी होगी जो करीबन जून में होगी, वहां पे भी एक रेट कट का एक बहुत बड़ा अनुमान लगाया जाता है जो प्राइस में नहीं है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो रेट कट होने की बात हो रही है वो तो प्राइस में आ चुका है, लेकिन कमेंट्री उस हिसाब से काफी अहम होगी। अगला जो रेट कट होगा जून में, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी, वो इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एक चीज और मैक्रो फ्रंट पर पूछें आपसे सिद्धार्थ, तो कच्चा तेल ये हमने देखा है कि लगातार गिरने के बाद वापस पिछले एक महीने के दौरान काफी बढ़ चुका है, 63-64 के आसपास आ चुका है। और इनफैक्ट आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है, पहले वो ट्वीट बता देते हैं व्यूअर्स को। उन्होंने कहा है कि जो विदेशी मार्केट्स है वो काफी फ्रेजाइल हैं, काफी उथल पुथल वहां पर हो रही है, कच्चा तेल काफी निचले स्तरों से बढ़ चुका है, 64 के नजदीक अब आ चुका है, और अब जरूरी है कि ओपेक को यहां पर उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो उन्होंने ट्वीट कर कहा है। लेकिन हाल फिलहाल में सिद्धार्थ, अब इनफैक्ट इसी हफ्ते एक मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई थी, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि जो प्रोडक्शन कट है वो ओपेक एक्सटेंड कर दे 2019 के एंड तक, और उस स्थिति में 75 तक भी दाम जा सकते हैं। तो एक आउटलुक तो आपका इस पर चाहिए कि कच्चे तेल के दाम आप किस तरफ जाते देख रहे हैं, और दूसरा ये कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर क्या रणनीति रखनी है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं हाल फिलहाल में और अपने हाई से अभी भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दीपाली, हमने कच्चा तेल को $80 पे जाते हुए देखा है और नीचे की तरफ में $50 भी देखा है। अगर मैं बात करूं पिछले 6-8 महीनों की, मुझे लगता है कि स्थिति ज्यों के त्यों रहेगी। यहाँ पे $60-65 के आसपास ही कच्चा तेल रहेगा, क्योंकि ये एक स्थिति हमने बहुत बार देखी है कि जहां कच्चा तेल ऊपर जाता है, ट्रंप साहब का एक ट्वीट आ जाता है, और अगर कच्चा तेल बहुत ज्यादा लुढ़क जाता है तो ओपेक अपनी स्ट्रैटेजी बदल देती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करीबन 58 से $65 के आसपास, हालांकि मैं कच्चा तेल या कमोडिटी का विशेषज्ञ नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि ये एक फायदेमंद रहेगा। जो क्रूड डेरिवेटिव के जो रॉ मटेरियल यूज करती है कंपनियां, उनके लिए फायदेमंद रहेगा अगर कच्चा तेल स्टेबल रहता है। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि यहां से क्या ओएमसी से पे करे, तो मैं मानता हूं कि अभी ओएमसी को अवॉइड करें। सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि इलेक्शन हमारे सामने है। अगर कहीं ना कहीं कच्चा तेल कहीं के इंटरनेशनल फोर्सेस के कारण $70 पहुंच गया तो यहां पे ये लोगों को बहुत कुछ अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि अभी ओएमसी इस पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बनाए तो ठीक है, निवेश के लिए अभी आप इस पे इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है तेल कंपनियों को हाल फिलहाल के लिए। इलेक्शन के दौरान वैसे भी इस तरह का रुझान इन स्टॉक्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा चलते ही है नहीं। अच्छा, एक चीज और सिद्धार्थ, ये मार्च के दौरान तो जो फाइनेंशियल स्पेसेस में पूरे में आग लगी हुई थी, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसीज हो या फिर सरकारी बैंक हो। ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स तो अपने हाइस पर ही ट्रेड कर रहे हैं अगर इंडसइंड बैंक और यस बैंक को हटा दें, लेकिन सरकारी बैंकों में अभी भी अपने हाइस से 40-50% तक की गुंजाइश है, और वही हाल एनबीएफसीज का है। कोई स्पेसिफिक स्टॉक पीएसयू बैंकों में या फिर एनबीएफसीज में जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे या फिर आपके रडार पर होगा अप्रैल के लिए? बिल्कुल दीपाली, एक के बजाय 2 स्टॉक बोलूंगा एनबीएफसी में। पहला वो होगा बजाज फाइनेंस। हमें लगता है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग में, और जिस हिसाब से हम देखते हैं कि आज 85,000 आउटलेट और शोरूम्स पे इनकी प्रेजेंस है, और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में बजाज फाइनेंस पहली कंपनी है भारत में। हमें लगता है बजाज फाइनेंस यहां से बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। करीबन 3300 रुपए का आपको लक्ष्य देखना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी एनबीएफसी जो हमें लगता है कि आप अभी ही हमारे चैनल के माध्यम से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मॉनसून नॉर्मल के आसपास रह सकते हैं, तो इसके कारण ट्रैक्टर सेल्स में भी बहुत अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। उसमें जो एनबीएफसी है और जो लीडर है अव्वल नंबर की कंपनी महिंद्रा फाइनेंस, हमें लगता है कि ट्रैक्टर फाइनेंसिंग में ये कंपनी भी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी हुई है पिछले 2-3 महीनों में,
यहाँ पे परफॉर्मेंस आ सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में। बजाज फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंशियल, ये दो स्टॉक पसंद है। और एमएनएम फाइनेंशियल आपको बता दें अपने हाई से अभी भी 20% नीचे ट्रेड कर रहा है, 429 पर आज बंद हुआ है। कल फोकस रहेगा नई लिस्टिंग पर भी। एमएसटीसी जो कि मिनी रतन सरकारी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी, उसकी लिस्टिंग होगी। हालांकि इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ाई गई थी, प्राइस बैंड भी रिवाइज किया गया था, उसके बावजूद भी 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अब एक चीज बताइए सिद्धार्थ, अगर किसी ने लिस्टिंग गेन के हिसाब से ले लिया है और हो सकता है कि मार्केट के पॉजिटिव मूड के साथ साथ इसकी लिस्टिंग थोड़ी बहुत अगर ऊपर होती है, तो क्या लिस्टिंग गेन लेकर निकल आना चाहिए बाहर, या फिर लिस्टिंग पर क्या करें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के हिसाब से पोजीशंस बनाई है? देखिए, हमारी एमएसटीसी पे कोई सलाह थी नहीं, ना हमारी कोई रिपोर्ट थी, बट ऊपरी तौर से जो कहा जाता है कि हमें नहीं लगता है कि इस पे अगर आपको लग गए हो शेयर तो लिस्टिंग गेन अगर मिलते हैं, मार्केट का रुझान पॉजिटिव है उस कारण से, तो आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी दूसरी सरकारी कंपनियां हैं जो अब रनअप लेने के लिए तैयार है। वो सरकारी कंपनियों पे दाव लगाए जो लीडर दिग्गज है अपने स्पेस के। एक कंपनी कह सकता हूं कि अगर आपको एमएसटीसी से थोड़ा सा भी मुनाफा मिलता है तो आप कोचिन शिपयार्ड पे निवेश कर सकते हैं। ऑर्डर बुक, शिप बिल्डिंग में एक नंबर की कंपनी, और हम मानते हैं कि ये कंपनी अगर सरकारी कंपनियों में रुझान अच्छा हुआ तो कोचिन शिपयार्ड एक नंबर कंपनी होगी जो पहले भागेगी। ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका आईपीओ कल खुल रहा है और अगेन सरकारी क्षेत्र की रेलवे कंपनी है। 17 से 19 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। और 3 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग समेत, और तीनों का व्यू ये है कि लंबी अवधि के हिसाब से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। वैल्यूएशंस क्योंकि आकर्षक है जिस भाव पर ये आईपीओ आ रहा है, और साथ ही 40,000 करोड़ के तो ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी अगले 2 से 3 साल के लिए, ये पेंडिंग ऑर्डर्स है। आपका कोई आउटलुक है क्या सिद्धार्थ इस आईपीओ पर, रेल विकास निगम, लिस्टिंग के हिसाब से भी और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी? देखिए, हमारा इस पे कोई कवरेज नहीं है अभी तक, बट ओवरऑल तरीके से सरकारी कंपनी है और जिस हिसाब से हम मानते हैं कि रेलवे में जिस हिसाब से आने वाले समय में ग्रोथ हो सकता है और जो पेनिट्रेशन लेवल बाकी है, हमें लगता है कि जितनी भी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं लंबे समय के लिए अच्छा करेगी। स्पेशली ये कंपनी के ऊपर हमारी कोई सलाह नहीं है। ठीक है। रेल विकास निगम, इस पर एज सच कोई व्यू नहीं है, लेकिन सेंट्रम ब्रोकिंग समेत 2 और ब्रोकरेज हाउसेस है जिनकी सलाह लंबी अवधि के हिसाब से इससे सब्सक्राइब करने के लिए है। एक आउटलुक ब्रिटानिया पर भी दीजिए। अब तो ये निफ्टी में शामिल हो जाएगा कल से, और आमतौर पे इंडेक्स में शामिल होने के बाद एफआईज फ्लोज भी बढ़ते हैं। स्टॉक इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा भी है। इस भाव पर भी खरीदने लायक लगता है कि निवेश के हिसाब से, या फिर ऑन डेप्स खरीदेंगे? मैं मानता हूं डिप्स में खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी अव्वल नंबर की है, और सबसे बड़ी चीज इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो होगा डेयरी सेगमेंट। कंपनी अपने बिस्किट सेगमेंट और उसमें प्रीमियमाइजेशन तो जरूर कर रही है और उसमें रियलाइजेशन बेहतर हो रहे हैं। डेयरी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे बहुत बड़ा पेनिट्रेशन बाकी है भारत में, और हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है जहां पे ये कंपनी बहुत अग्रसर होकर, अग्रेसिव होकर काम कर रही है। ब्रिटानिया डेफिनेटली मैनेजमेंट क्वालिटी, जिस हिसाब से इक्विटी है, जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है हिस्टोरिकली देखते हुए। बट ये प्राइस पे लेना चाहिए तो मैं मानता हूं कि अगर नीचे गिरावट मिले वहां पे लेना ज्यादा बेहतर है। यही समूह से अगर कोई कंपनी आप चुनना चाहें जहां पे रिटर्न ना हुए हो, अभी भी रिटर्न की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी में जो सबसे बड़ी दिग्गज है वो है एचयूएल। ठीक है। ऑन डिप्स खरीदना चाहिए ब्रिटानिया, और एक्सपोजर लेना ही है तो एचयूएल को चुन सकते हैं। सिद्धार्थ, आपकी वैल्यू पिक तो हम आपसे कुछ ही देर बाद पूछेंगे, लेकिन क्योंकि शुरुआत में आपने जिक्र किया कि मिड कैप्स अप्रैल में लाइमलाइट में रहेंगे, तो ये बताइए मिड कैप्स में कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने जहां पर ध्यान रखें ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स? बिल्कुल। एक मिड कैप की मैं बात करूंगा, वो होगी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी, वो होगी आरती इंडस्ट्रीज। हमें लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल में ये कंपनी सारे तरीके से, क्योंकि ये जो केमिकल बनाती है ये स्पेसिफिकली बहुत सारे इंडस्ट्रीज में लगते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं ऑलराउंडर है अपनी इंडस्ट्री का। और यहाँ पे मार्जिन वगैरह इंटैक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बड़ा केपेक्स है, कैपेसिटी बढ़ने वाली है आने वाले 3 सालों में, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है सेलिंग के वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो ओवरऑल तरीके से हमें लगता है कि मिड कैप के रुझान देखते हुए और अप्रैल के महीने में एक अच्छा रुझान रह सकता है। आरती इंडस्ट्री हमें लगता है कि 1700 के लक्ष्य से आप एक बहुत बेहतरीन मिड कैप कंपनी है जिसपे निवेश कर सकते हैं। 1700 के टारगेट्स हो सकते हैं,
और अप्रैल के हिसाब से स्टॉक आपको रिकमेंड किया जा रहा है 1555 इसका मौजूदा भाव है। लेकिन चलिए अब निफ्टी स्ट्रैटेजी पर करते हैं फोकस। अलग अलग एक्सपर्ट्स से हमने हर रोज की तरह बात की और उनका व्यू लिया है। निशान जैन जो कि डायरेक्टर हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के, उनकी सलाह है खरीदारी की। 10,650 की टारगेट वो कल रिकमेंड कर रहे हैं कल के लिए। 10,530 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 11,530 का माफ कीजिए स्टॉप लॉस होगा, 10,530 नहीं, 11,650 के आपके टारगेट्स होंगे। तो खरीदारी का व्यू है निफ्टी पर। उसके अलावा प्रदीप हॉटचंदानी का व्यू भी आया है, उनकी भी सलाह खरीदारी की है। 10,660 के टारगेट्स वो सुझा रहे हैं। 11,500 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 11,660 का आपका टारगेट रहेगा। तो खरीदारी की सलाह है प्रदीप हॉटचंदानी की ओर से भी। अल्पेश पुरिया जो कि सीईओ हैं पेनोरमा टेक्निकल्स के, उनका व्यू भी खरीदारी का ही है। टारगेट उनके 11,800 के हैं और स्टॉप लॉस 11,450। तो खरीदारी की सलाह निफ्टी पर तीनों ही एक्सपर्ट से आ रही है। लेकिन अब बात करेंगे ट्रेडिंग स्टॉक्स की, जहां पर आप खरीदारी आज कल कर सकते हैं। टेक्निकली कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है ये हमने जाना मनोज सचदेवा से, हिम सिक्योरिटी से। उन्होंने चुना है हेक्सावेयर को। 355 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 334 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये एक स्टॉक है कल के हिसाब से जहां आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। इसके अलावा वायदा से जुड़ा हुआ स्टॉक जहां पर खरीदारी की सलाह है सुमित बगड़िया जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है चॉइस ब्रोकिंग के, उन्होंने चुना है अदानी पोर्ट्स को। 390 से 400 के टारगेट के साथ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 370 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये है स्टॉक वायदा बाजार से जुड़ा हुआ जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अब जान लेते हैं आज की वैल्यू पिक। बताइए सिद्धार्थ, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? दीपाली, जैसे मैंने कहा कि मिड कैप में बहुत अच्छा रुझान है और एक कंपनी चुनना चाहूंगा मिड कैप से आज की वैल्यू पिक के तौर से, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री हमें लगता है इनकी जो फेमस ब्रांड्स है फेविक्विक, फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, ये एडेसिव सेगमेंट का लीडर है। अब जो ये कंपनी करने जा रही है वो है वाटरप्रूफिंग फ्लोरिंग बिजनेस। और वाटरप्रूफिंग का जो आज का जो मार्केट है वो करीबन 2,000 करोड़ का है, जो आने वाले समय में 5,000 करोड़ का हो सकता है। हमें लगता है 16% का CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 सालों के लिए, जहां पे कंपनी के रियलाइजेशंस बेहतर होते जा रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर होते जा रही है। सबसे बड़ी चीज क्रूड डेरिवेटिव का काम लगता है इन्हें रॉ मटेरियल के हिसाब से, जहां पे इन्हें फायदा मिलेगा आने वाले समय में। पिडिलाइट इंडस्ट्री जिनके विज्ञापन बहुत मशहूर है, एक आध विज्ञापन की बात करूं तो पकड़े रहो छोड़ना नहीं, तो मैं मानता हूं पिडिलाइट भी ऐसा स्टॉक है जिसे पकड़े रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। 1345 का लक्ष्य होना चाहिए। ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में है, तो भी आपको समय सीमा 6 महीने की रखनी चाहिए क्योंकि ये निवेश के लिए है। पिडिलाइट इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग पेरेंटेज और अच्छा मैनेजमेंट। खरीदिए, खरीद के पकड़े रहिए। एटलीस्ट 6 महीने तक 1345 तक के कम से कम टारगेट्स आ सकते हैं। ये व्यू है सिद्धार्थ का। और पहला सवाल हमें भेजा है विरत सक्सेना ने बरेली से। एलएनटी पर इनका सवाल है। 208 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो खरीद भाव है वो है 1283 का। क्या करना चाहिए सिद्धार्थ? मुनाफे में है 100 रुपए के आसपास के, क्या स्ट्रैटेजी रखें? बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1 साल का समय सीमा होनी चाहिए। और एलएनटी मुझे ऐसा लगता है कि 2019 का स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है। एलएनटी जिस हिसाब से इनके परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहे हैं, जो मैनेजमेंट के गाइडेंस है, 10 से 12% का ऑर्डर बुक ग्रोथ और 12 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, बहुत बेहतरीन कंपनी और इंफ्रा की सबसे बड़ी दिग्गज। हमारा लक्ष्य करीबन 1900 का है। होल्ड कीजिए, 1900 तक के टारगेट्स हैं। अगला साल, अगला वित्त वर्ष बेहतरीन रह सकता है एलएनटी के लिए। आईटीसी पर एक सवाल आया है जागृति का, चेन्नई से। 250 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 292 के भाव पर। आपका आउटलुक सिद्धार्थ आईटीसी पर? वैल्यू प्रपोजिशन आइडिया है ये दीपाली, और हमें लगता है कि आईटीसी एफएमसीजी समूह में चला ही नहीं है, अब चलने की बारी है। सबसे बड़ी चीज, चाइना की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का लिस्टिंग होने वाला है, आईपीओ आने वाला है। आईटीसी पे भी बहुत अच्छा रुझान रहेगा। बने रहे, 350 के आसपास का लक्ष्य रखना चाहिए। होल्ड करने की सलाह 350 के टारगेट से। विराट ने सवाल भेजा है कोलकाता से। अशोक लेलैंड पर 60 स्टॉक्स है इनके पास। खरीद भाव है 94 रुपए 50 पैसे का और इसीलिए ये नुकसान में है करीब 6 रुपए के आसपास के। क्या करना चाहिए? मैं मानता हूं कि सीवी साइकिल से अभी निकल जाए। कमर्शियल व्हीकल में अभी रुझान खराब है और आने वाले समय में भी खराब रह सकता है। अशोक लेलैंड मुझे कमजोर लग रहा है, यहां से निकल जाए वही बेहतर है। दूसरे को ऑटो कंपनी को आप चुन सकते हैं।
ठीक है, उछाल पर बेचने की सलाह है अशोक लेलैंड। गौरव ने सवाल भेजा है बिजनौर से आरती इंडस्ट्रीज 50 स्टॉक्स 1400 के भाव पर, और अभी थोड़ी देर पहले तो सिद्धार्थ ने ये स्टॉक रेकमेंड किया। ये सिद्धार्थ इनफैक्ट इनकी तो एंट्री भी काफी अच्छे भाव पर हुई है, 1400 के लेवल पर, 1500 के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह है? बिल्कुल होल्ड रखे, बहुत बेहतरीन कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल में। सबसे बड़ी चीज वैल्यूएशन वाइज में भी रीजनेबली प्राइस्ड है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कंपनी में एक अच्छा उछाल मिल सकता है, परफॉर्मेंस बेहतरीन होगा। जैसे मैंने कहा 1700 का लक्ष्य। रितेश जोशी ने सवाल भेजा है नैनीताल से जेएसडब्ल्यू स्टील, 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 324 के भाव पर, और पिछला एक साल तो पूरे ही मेटल सेक्टर के लिए काफी खराब रहा है, सब स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। अब ये क्या करे, नीचे मिले तो और एवरेज कर ले या फिर इसी भाव पर जो है पोजीशन उसको रखें? नीचे मिले तो बिल्कुल एवरेज करें। सबसे बड़ी चीज स्टील सेक्टर में, मेटल्स में सबसे अगर अच्छी कंपनी हो, क्वालिटी कंपनी हो, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। कैपेसिटी बढ़ रही है, रियलाइजेशन बेहतर हो रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील बने रहे, 6 से 12 महीने का आपको समय सीमा रखनी पड़ेगी। ठीक है, नीचे मिले तो पोजीशन और ऐड भी कर सकते हैं, होल्ड कीजिए, 6 से 12 महीने का एटलीस्ट समय दीजिए, मुनाफा आपको हो सकता है। इनफैक्ट आपको जो बाइंग प्राइस है वो तो आ ही सकता है, ऐसी संभावना है। सवाल भेजा है अनुराग दास ने जमशेदपुर से मारुति सुजुकी पर, 20 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 6687 के भाव पर इन्होंने लिया है, 90 रुपए के आसपास का नुकसान है। मारुति ऑटो मेटल्स ये तो काफी कमजोर सेक्टर रहा है ये पूरे एक साल, और अगले एक साल के लिए भी आउटलुक बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन मारुति है तो क्या सजेशन होगा आपका? पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये कंपनियां जो सस्ते में मिलती है, कभी डिस्काउंट में, करेक्शन में मिलती है, जरूर ऐड करे। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, कभी भी आपको नुकसान देके नहीं जाएगी। बहुत बेहतरीन कंपनी, ये लेवल्स पे ऐड करे, वेट करे एक साल के लिए। हमारा लक्ष्य करीबन 8500 के आसपास का है। हमें लगता है कि ये कंपनी सूनर और लेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है मारुति को। नरेश ने एक सवाल भेजा है मुंबई से दीपक नाइट्राइट पर, इनके पास 700 शेयर है दीपक नाइट्राइट के, 283 के भाव पर, 274 का इसका मौजूदा भाव है, यानी 8 सवा 8 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या सजेशन है? ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल में। इसका स्पेशल पॉइंट क्या है वो बता दूं। एसीटॉन नाम का केमिकल जो दहेज में ये कंपनी नया प्लांट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरुआत की है, इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी सरकार ने कंटिन्यू रखी है, जिस कारण से ये केमिकल भारत में कंज्यूम होगा, क्योंकि ये केमिकल यही एक कंपनी है जिसने डेवलप की है। 90% इंपोर्ट होती है। दीपक नाइट्राइट बहुत बेहतरीन कंपनी है, 350 के आसपास का लक्ष्य रखना चाहिए, बट आप एक साल का टाइम होराइजन जरूर रखें। साल भर का समय दीजिए, 350 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है दीपक नाइट्राइट के शेयर को। सिद्धार्थ, फिलहाल इतने ही सवाल लेंगे शो में, शुक्रिया आपका। आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर? दीपाली, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है कोई भी स्टॉक्स पे जो आज डिस्कशन की है। क्लाइंट को हम जरूर सलाह देते हैं। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।